नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड माइक दुनिया। आज सुबह हमने पहला अपडेट किया था जो इज़राइल का हमला हुआ ईरान के ऊपर में। वो त्वरित अपडेट थी, उस समय जो जानकारी हमारे पास आई, हमने आपको बताया उसके बारे में। अब उसके बाद से अभी कुछ और जानकारी जो है वो मुहैया हुई है। तो हम चाह रहे थे कि अब इस अपडेट में आपको बताएँ कि और क्या-क्या चीज़ें अभी तक हमें पता चली हैं। आज सुबह की वीडियो में जो जिन कमांडर्स के नाम मैंने बताए थे जिनकी जो है हत्या की गई है, उसमें एक बड़ा नाम अब जुड़ गया है, वो है आईआरजीसी एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादे। हाजीजादे बहुत सीनियर कमांडर थे, बहुत बड़ा रोल था उनका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में। तो ये जो सुबह स्ट्राइक हुई थी, उसमें उनके घर पे भी स्ट्राइक किया गया था। लेकिन मौत उनकी बाद में हुई, हॉस्पिटल में हुई। उनके साथ जो एयर डिफेंस कमांडर और जो कमांडर ऑफ ड्रोन ऑपरेशंस थे, वो साथ उनकी भी मौत की पुष्टि जो है अब ईरान ने कर दी है। साथ ही जो उनको रिप्लेस कर रहे हैं कमांडर्स, उनकी अपॉइंटमेंट की भी घोषणा अभी हो गई है। जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो नए वो अब्दुल रहीम मुसावी, उसके अलावा जो नए कमांडर हैं चीफ ऑफ यानी कमांडर इन चीफ ऑफ आईआरजीसी पासादरान जिसको कहते हैं, वो हैं मोहम्मद पकूर। और उसके अलावा जो ख़त्म अनबिया हेडक्वार्टर है, यानी जो मिलिट्री का मेन हेडक्वार्टर है ईरान का, उसके जो सेंट्रल हेडक्वार्टर के जो कमांडर हैं, वो अली शादमानी को अपॉइंट किया गया है। तो ये 3 अपॉइंटमेंट्स अभी हुई हैं। इन अपॉइंटमेंट्स के बाद जो है वो हाजीजादे की मौत की कंफर्मेशन की गई है। तो यानी वो अपॉइंटमेंट अब कुछ घंटों में उसकी अपॉइंटमेंट होगी। जो अभी तक डैमेजेस नज़र आ रहे हैं, उसमें प्राइमरीली ये नज़र आ रहा है कि जो ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज थी, उनको शॉर्ट डिस्टेंस से सबोटाज किया गया। यानी ईरान में जो इजरायली एजेंट थे, और इजरायली एजेंट से मतलब ये नहीं कि इजरायली नागरिक, इसका मतलब ये है कि ईरानी नागरिक जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, वो और हो सकता है कि कुछ बाहर के भी ऑपरेटिव्स हों, मोसाद के भी ऑपरेटिव्स हों। उन्होंने शॉर्ट रेंज से कई सारे सरफेस टू एयर मिसाइल जो हैं, उनके जो रडार हैं, उनको टारगेट किया, डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट वो वीडियोज़ भी इज़राइल ने कुछ वीडियोज़ भी रिलीज़ की हैं। सुबह के अपडेट के बाद एक सेकंड राउंड ऑफ अटैक जो है वो शुरू हुआ। तबरेज़ में एयरफोर्स बेस पे हमला किया गया, करमानशाह में हमला किया गया, उसके बाद शिराज में भी हमले जो हैं वो उसके बाद हुए हैं। ये तकरीबन इंडियन टाइम से आप रख लें कि करीब 2 बजे के आसपास, 2 ढाई बजे के आसपास ये हमले जो हैं वो हुए हैं। जो अभी तक समझ में आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, जिसको हम जेडीएसएसएम कहते हैं, वो इनिशियल यूज किया गया है इराकी एयर स्पेस पे रहते हुए। स्टैंड ऑफ वेपन से प्लेन्स ने वो मिसाइल्स मारे हैं कुछ जगहों को टारगेट करने के लिए, स्पेशली जो सरफेस टू एयर बैटरीज हैं उनको टारगेट करने के लिए। असैसिनेशंस जो टारगेटेड असैसिनेशंस हुई हैं, वो मिसाइल से भी हुई हैं, पर वो लोकल जिसको कह सकते हैं कि यानी जो सबोटाज ग्रुप है, उसकी मदद से जो ईरान के अंदर जो ईरानी है जो सबोटाज कर रहे हैं, उनकी मदद से असैसिनेशंस भी हुई हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनमें कोई कल्चर नहीं था कि ये हेडक्वार्टर में रहते और वहाँ सोते। सिर्फ कमांडर्स जो हैं, जो टॉप कमांडर है, वही वहाँ रहता है। बाकी सब अपने अपने फ्लैट्स में रह रहे थे। तो बड़ी तादाद में सिविलियंस जो है वो भी मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि जो है अभी कर दी गई है, जिसमें तमाम बच्चे शामिल है, क्योंकि ये कमांडर्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। जहाँ तक नेटांज प्लांट का सवाल है, काफ़ी हेवी डैमेज उसको हुआ है, लेकिन वो बंद नहीं हुआ है। और इसकी पुष्टि ईरानियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी की है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, एजेंसी जो है, उसने भी इसकी पुष्टि की है। उसके बाद दोबारा जब ये पुष्टि हो गई, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा हमला हुआ है इंडियन टाइम करीब 2 ढाई बजे के आसपास में। उसके बाद ये पता नहीं है कि उसकी क्या स्थिति है, पर जैसा मैंने कहा कि नटांज जो है वो मेरे ख्याल से उसको कंप्लीटली टेक आउट कर दिया जाएगा। और ईरानियन जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, वो फर्दो या जो और अनअनाउंस्ड कुछ ऐसे एनरिचमेंट सेंटर्स हैं जो डीपर हैं, अंडर माउंटेन है या ज़मीन के अंदर है, उसमें शिफ्ट होगा। मिसाइल बेसिस पर भी कई जगह हमले किए गए हैं। ऊपर की जो मिसाइल्स रखी हुई हैं, उसमें कई जगह डिस्ट्रॉय भी हुई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ईरान के पास
मिसाइल सिटीज़ हैं जो अंडरग्राउंड है, जिनमें मोस्टली मिसाइल्स रहती हैं। रिटेलिएशन ज़ाहिर है कि होगी, लेकिन अभी तक उसकी कुछ प्रिलिमिनरी ही चीज़ें हुई हैं। कुछ ड्रोन्स जो हैं वो छोड़े गए हैं, ये देखने के लिए कि जो इजरायली सरफेस टू एयर वेपन्स हैं या जो इजरायली एयरफोर्स है, उनके वेपन्स को एग्जॉस्ट करने के लिए। हालांकि ये ड्रोन्स जो हैं वो उसमें से कुछ ही ईरान की तरफ से आई हैं। मोस्टली ड्रोन्स जो हैं वो इराक में जो PMU है, ये कहा जा रहा है कि वहाँ से आई हैं। हालांकि ईरानियन ड्रोन्स जो हैं और ईरानियन मिसाइल्स जो हैं वो इराक में भी हैं, और ये हो सकता है कि इराक से ईरान ने वो ड्रोन छोड़ा, और ये भी हो सकता है कि PMU ने छोड़ा हो, पर वो बहुत सारी ड्रोन जो हैं वो इराक से गई हैं। उसको इंटरसेप्ट मोस्टली जॉर्डेनियन एयर स्पेस और इनके ऊपर में किया गया है, बट उसका आइडिया ये है कि वो बेसिकली आपके जो इंटरसेप्टर वेपन्स हैं उसको हटाते हैं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अक्रॉस पार्टी लाइन जो सेनेटर्स हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आप वन कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो नहीं कह रहे कि हमने उनका साथ दिया इसराइल का, पर वो कह रहे हैं कि हमारे वेपन्स दुनिया के बेस्ट वेपन्स हैं और उसका यूज इसराइल ने किया है, और मैं ईरान को कह रहा हूँ कि कैपिचुलेट कर जाए, वरना नेक्स्ट राउंड जो है वो इससे भी डिवास्टेटिंग होगा, ये वो धमकी दे रहे हैं। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान की तरफ से जो उनके राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने अभी राष्ट्र को संबोधित किया है थोड़ी देर पहले, और उसमें उन्होंने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। ईरान ने IAEA की एक इमरजेंसी मीटिंग भी तलब की है, जो ईरान की तरफ से वहाँ पे रशिया, वेनेजुएला और एक दो कंट्री हैं जिन्होंने ईरान की तरफ से वो मीटिंग तलब की है। उसमें इस पे बात होगी कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करना जो है वो गैर कानूनी है। खैर, हमला करना ही गैर कानूनी है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करना तो 100% गैर कानूनी है। तो उस पे और वहाँ पे बृहद बातचीत होने की उम्मीद है। जहाँ तक IAEA का अपना सवाल है, उनके जो चीफ हैं उन्होंने इस अटैक को कंडेम नहीं किया है अभी तक। कंडेमेशन जो मोस्टली आई हैं वो या तो जो गल्फ अरब कंट्रीज हैं उसकी तरफ से आई हैं, जिसमें कि सऊदी अरब है और बाकी ओमान और इस तरह के कंट्रीज हैं, इवन UAE है। लेकिन ये मैं यहाँ बता दूं कि कंडेमेशन इसलिए नहीं है कि ये ईरान के साथ कोई इनके बहुत अच्छे संबंध है और इराक और इसराइल के साथ नहीं, इसराइल के साथ इनके बेहतर संबंध है। ये कंडेमेशन इसलिए आई कि इनको ये डर लगता है कि किसी रिटेलिएशन में इनके कंट्रीज में जो बेसिस हैं उस पर हमला ना हो, तो वो अपनी बेसिकली जिसको कह सकते हैं कि फायर प्रूफिंग करने के लिए वो ये कंडेमेशन कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से वो टिपिकल एक वो गोलमोल सा एक बयान आया है जिसमें कंडेम नहीं किया गया, कंसर्न बताया गया। कंसर्न जो है वो कंडेमेशन नहीं होता है। उसकी उम्मीद भी थी। इनफैक्ट कल भारत उन कुछ देशों में बना जो UN जनरल असेंबली में जो गाजा सीज फायर पर वोटिंग हुई उसमें भारत ने एब्सटेन किया है। बहुत कम देश हैं जो एब्सटेन किए हैं। बहुत सारे देश जो अमेरिका के सपोर्टर हैं उन्होंने इसके हक में वोट किए, इंक्लूडिंग मेनी यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन भारत ने एब्सटेन किया है। तो वो एक ओवरऑल पॉलिसी शिफ्ट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि वो अपने पराकाष्ठा पे अभी आई हुई है। इसके अलावा जो चीज़ अभी ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो चेन ऑफ कमांड है उसको रिस्टोर करने की पहले कोशिश हो रही है ईरान में, कि जो टॉप कमांडर्स सब सारे पोस्ट के जो टॉप हैं वो मारे गए हैं, तो उनके जगह पे जो सेकंड इन कमांड या थर्ड इन कमांड जो जैसे सिलसिलेवार ढंग से होंगे उनको रिप्लेस किया जाएगा। एक कैलकुलेटिव तरीके से रिस्पॉन्स होना है, वो इमीडिएट नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको भी प्लानिंग करनी पड़ती है। इसराइल ने कहा कि उसने 8 महीने से प्लानिंग कर रखी थी, तो ये इससे ऐसा लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले से ये क्लोज कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग अमेरिका के साथ थी। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी ये नहीं मान रहा है, वो कह रहा है हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जो तमाम मीडिया लीक्स इसराइल की तरफ से आ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि ये जानबूझ के किया गया, और उन्होंने ये भी कहा है इनफैक्ट कि ट्रंप को हम लोगों ने जानबूझ के कहा था कि आप ये डिप्लोमेसी वाला जो एक शराड है, एक पर्देदारी है, उसको करिए और इसके पीछे जो है हम ये अटैक करेंगे। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है। रिस्पॉन्स जैसा मैंने कहा वो भी कोऑर्डिनेटेड होगा, उसमें वक्त लगेगा। जैसा मैंने कहा अभी ड्रोन्स इनिशियली भेजे जाएंगे एग्जॉस्ट करने के लिए उनके वेपन्स को, क्योंकि याद रहे कि अगेन ईरान जब अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ इसराइल के यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स या उनके प्लेन नहीं होते, उसमें जॉर्डन शामिल होता है, उसमें तमाम
उसमें अमेरिका शामिल होता है, उसमें ब्रिटेन शामिल होता है, उसमें फ्रांस शामिल होता है और जो सुन्नी अरब कंट्रीज़ हैं उसमें इज़राइल के साथ उसमें शामिल होते हैं। तो जैसा अभी जो इनिशियल 100 ड्रोन्स जो भेजे गए उसमें बहुत सारे ड्रोन जो है वो जॉर्डेनियन एयर डिफेंस ने और जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। लेकिन जो हमला होगा और ये अब लंबा चलेगा क्योंकि इसमें टू एंड फ्रो होता रहेगा। एक चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि इज़राइल के पास जो लॉन्ग टर्म वेपन सॉरी स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं वो अगर एग्जॉस्ट भी होगा तो वो ये कोशिश करेगा कि ईरानियन एयर डिफेंस को डिग्रेड कर दिया इतना डिग्रेड कर दिया जाए कि फिर एयरफोर्स बिना डर के अंदर आके बार बार हमला करता रहे। तो उसकी ये कोशिश होगी, ईरानियन ये कोशिश होगी कि जो डोमेस्टिक रडार्स हैं उनके पास में उसको यानी जो उनके पास और होंगे रडार एक्सपोजन्स यानी बाहर जो एक्सपोज हुए हैं उससे अलग उन रडार्स को वापस से यानी एक दूसरे से लिंक करके उसके डेटा लिंक को वापस से एक्टिवेट किया जाए। तो ये कोशिशें वहाँ चल रही होगी। अभी इनिशियल अटैक मुझे लगता है कि आज शाम और रात भी इजराइल और भी अटैक्स यहाँ पे करेगा डिफरेंट बेसिस पे और इसमें जो मैंने कहा लेकिन डिफरेंट बेसिस में जो अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उस पे तभी आप यानी अटैक कर सकते हैं जब उसमें अमेरिका शामिल हो और बड़ी तादाद में बंकर बस्टर बॉम्ब्स लेके आप उसके ऊपर से गिराएं, वरना वो ये जो मिसाइल अटैक्स होते हैं उसमें उनका नुकसान उतना नहीं होता है। तो अभी तक की ये अपडेट है। फिर अगर कुछ बड़ा होता है तो हम आपके पास अपडेट लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।